नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी का विनीता हिंदी हब में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, आज की क्लास में एक नई टॉपिक एक नई ट्रिक के साथ देखेंगे। और टॉपिक क्या है हम लोग का? सर्वांग निरूपक ग्रंथ। ठीक है, आज जो मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी वो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ। उनके आचार्य कौन है और उन आचार्यों के ग्रंथ कौन से हैं, तो उसे मैं याद कराने की कोशिश करूंगी। उसके पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लिखावट तो बहुत अच्छी नहीं है, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं साफ सुथरा थोड़ा लिखूं ताकि आपके समझ में सारी चीज़ें आए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपके समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो मैं उसमें सुधार कर लूंगी। ठीक है, अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्या है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ। ठीक, देखिए सर्वांग निरूपक ग्रंथ क्या है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है। सबसे पहले उसे पढ़ते हैं कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनमें किसी विषय के सभी अंगों या पहलुओं का विस्तृत और क्रमबद्ध वर्णन किया गया हो। ठीक है, कौन से ग्रंथ होते हैं उसमें? जिसमें किसी विषय को आप ले लीजिए तो उसके जितने भी अंग होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उन सब का किस प्रकार से विस्तृत और क्रमबद्ध, यानी कि पूरा विस्तार से वर्णन किया गया हो और लाइन टू लाइन क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, वर्णन किया गया हो। अब देखिए उदाहरण के रूप में आप लोग समझिएगा कि रीत काल में जो लक्षण ग्रंथ लिखे जाते हैं, ठीक है, रीत काल में जो लक्षण ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उनमें काव्य शास्त्र के जितने भी अंग होते हैं, काव्य शास्त्र के जितने भी नियम होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि काव्य शास्त्र में क्या होता है? रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण दोष, ये सब होते हैं ना। तो इन सब को लेकर के जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें ही सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अब उसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सर्व अंग यानी सभी अंगों का निरूपण जिस ग्रंथ में हुआ हो उसी को सर्वांग निरूपण ग्रंथ बोला जाता है। ठीक, अब देखिए जो महत्वपूर्ण सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं, उनके आचार्य कौन कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले इस ट्रिक को हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, वो आचार्य कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। एक दिन सेनापति, ठीक है, एक दिन सेनापति कहाँ? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी वहां पर चिंतामणि दो किताबें लाए। कौन कौन सी किताबें थी? कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक। ठीक है, कौन लाया? चिंतामणि दो किताबें लेकर के आए, कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक। फिर कुलपति ने रस रहस्य खोलकर सुनाया। अब बारी आती है कुलपति की। कुलपति ने क्या सुनाया? रस रहस्य। इनके पास भी एक पुस्तक थी जो उन्होंने खोलकर सुनाया। तभी देव आए, ठीक है, और बोले कि यह शब्द रसायन है। क्या है? यह शब्द रसायन है। पास में सुरति मिश्र खड़े थे। ठीक, पास में कौन खड़े थे? सुरति मिश्र खड़े थे जिनके पास काव्य सिद्धांत था। ठीक, फिर बारी आती है श्रीपति की। श्रीपति ने जब काव्य सरोज लाकर रखा तब भिखारीदास बोले कि मैंने तो काव्य निर्णय ले लिया। अब सोमनाथ आते हैं और सबको क्या करते हैं? रस पीयूष निधि पिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण जगत में साहित्य सुधा निधि बांटते हैं। ग्वाल कवि ने सबको अपने साहित्य से क्या किया? साहित्य से आनंदित किया। और अंत में जनराज ने सबको क्या सुनाई? कविता रस विनोद सुनाई। ठीक है, तो ये रही आपकी क्या ट्रिक रही। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि एक दिन सेनापति कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां चिंतामणि आते हैं, दो किताबें लाते हैं, कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक। फिर कुलपति ने रस रहस्य खोलकर सुनाया। ठीक है, तभी देव आए और बोले कि यह शब्द रसायन है। पास में सुरति मिश्र खड़े थे जिनके पास क्या था? काव्य सिद्धांत था। और श्रीपति ने जब काव्य सरोज लाकर रखा तब भिखारीदास बोले कि मैंने तो काव्य निर्णय ले लिया है। अब सोमनाथ आते हैं और सबको रस पीयूष निधि पिलाते हैं। उसके बाद संपूर्ण जगत में साहित्य सुधा निधि बांटते हैं।
ग्वाल कवि ने सबको अपने साहित्य से आनंदित किया और अंत में जनराज ने सबको सुनाई कविता रस विनोद। ठीक है, तो ये है ट्रिक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी चौड़ी ट्रिक याद कैसे हो, तो देखिए रटने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक दिन सेनापति नाम का एक आदमी कहाँ बैठता है? कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प नाम का एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठते हैं। तो यहाँ पर कल्प शब्द से आपको याद हो जाएगा इनकी रचना क्या? काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, सेनापति की सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सी है? तो काव्य कल्पद्रुम है। ठीक, अब दूसरी लाइन में आते हैं। तभी वहां पर कौन आते हैं? चिंतामणि आते हैं और 2 किताबें लाए उन्होंने। 2 किताबें लेकर के आते हैं। कहाँ आते हैं? सेनापति के पास। यानी कि देखिए, थोड़ा सा जब आप लोग इसको पढ़िए, सबसे पहले तो एक कॉपी में इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और जब पढ़िए तो थोड़ा जो कल्पना के रूप में उसको सोचिए, आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, 1-2 बार पढ़िए, आंखें बंद करिए, एक अपने सामने एक दृश्य बनाइए कि क्या क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या ला रहा है। इससे क्या होगी, आपको चीज़ें और आसानी से याद होंगी। ठीक है, तो कल्पना करिए कि एक बगीचा है, बगीचे में एक कल्प नाम का वृक्ष है, जिसके नीचे कौन बैठा है? सेनापति बैठे हैं। ठीक है, तो कल्प से याद हो जाएगा काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की। अब बारी आती है, जहां पर सेनापति बैठे थे वहीं पर चिंतामणि आते हैं। समझिए कि सेनापति के दोस्त हैं कौन? चिंतामणि। ठीक है, अब वहीं पर चिंतामणि आते हैं तो वो अपने साथ 2 किताबें लेकर के आते हैं। कौन कौन से? कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक। ठीक है, जब वो दोनों किताबें लेकर के आते हैं तब फिर वहीं पर कुलपति जी आ जाते हैं। ठीक है, कुलपति के पास भी एक पुस्तक होती है, उसका नाम क्या था? रस रहस्य। अब वो क्या करते हैं कि जब सेनापति और चिंतामणि को देखते हैं कि वहां पर बैठे हैं, तो जो अपने साथ वो पुस्तक लाते हैं रस रहस्य, उसको खोल करके वो सुनाने लगते हैं। ठीक है, कौन? कुलपति जी। तभी वहां पर देव आए। ठीक, जब कुलपति अपनी पुस्तक खोल करके रस रहस्य के बारे में बता रहे थे उन दोनों को, सेनापति और चिंतामणि को, तब देव वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि यह शब्द रसायन है। आई बात समझ में? देव कहते हैं कि अरे जो आप बता रहे हैं वो रस रहस्य ना होकर के क्या है? शब्द रसायन है। ठीक है, फिर उन्हीं लोग के पास में सुरति मिश्र खड़े थे। कौन खड़ा था? सुरति मिश्र खड़े थे, जिनके पास क्या था? काव्य सिद्धांत था। मतलब यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सबके पास अपनी अपनी कोई ना कोई पुस्तक है। ठीक है, तो सुरत मिश्र खड़े थे तो उनके पास काव्य सिद्धांत था। अब बारी आती है श्रीपति की। ठीक, श्रीपति ने जब काव्य सरोज लाकर रखा, तब भिखारी दास बोले कि मैंने तो काव्य निर्णय ले लिया है, यानी कि मेरे पास पहले से ही काव्य निर्णय है, मुझे काव्य सरोज की आवश्यकता नहीं है। किसने बोला? भिखारी दास ने। यानी कि श्रीपति लाते हैं काव्य सरोज, लेकिन भिखारी दास के पहले से ही क्या था पास में? काव्य निर्णय। ठीक है, अब सोमनाथ आते हैं। इतने लोग का तो हो गया, इतने लोग आए, अपनी अपनी किताबें दिए। अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है सोमनाथ की। अब सोमनाथ आते हैं तब क्या करते हैं कि जितने भी लोग थे उन सबको रस पीयूष निधि पिलाते हैं। ठीक है, सोमनाथ जब आते हैं तो यहाँ पर जितने भी पहले से बंदे मौजूद थे उन सबको रस पीयूष निधि पिलाते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं? पूरे संसार में, पूरे जगत में वो क्या करते हैं? साहित्य सुधा निधि बांटते हैं। कौन? सोमनाथ जी। ठीक है, जब सोमनाथ आते हैं तो सबसे पहले तो सबको रस पीयूष निधि पिलाते हैं, उसके बाद संपूर्ण जगत में वो साहित्य सुधा निधि बांटते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर याद करिएगा, संपूर्ण जगत, यहाँ जगत से इनका नाम है जगत सिंह। जगत सिंह पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, उसके सामने इनकी रचना का नाम लिखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो जगत सिंह यानी कि जगत में साहित्य सुधा निधि बांटते हैं। फिर बारी आती है ग्वाल कवि की। ठीक, अब ग्वाल कवि ने क्या किया कि सबको अपने साहित्य से आनंदित किया। ठीक, ग्वाल कवि के पास जो साहित्य था उससे उन्होंने सबको आनंदित किया। कैसे? सुना करके। ठीक है, सबको अपने साहित्य के बारे में बताया और उससे सभी लोग क्या हुए? आनंदित हुए। तो ग्वाल कवि की जो रचना है, जो ग्रंथ है, उसका नाम है साहित्यानंद। साहित्यानंद। ठीक है,
उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ग्वाल कवि ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है साहित्यानंद। ओके, अब बारी आती है अंत में जनराज हैं, कवि जनराज, जिन्होंने क्या सुनाई सबको, कविता रस विनोद सुनाई। ठीक है, जब सबसे लास्ट में जनराज जी आते हैं तो वो सबको कविता रस विनोद सुनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जितनी भी लाइनें हैं, हर एक लाइन में जितने भी आचार्य या कवि दिए हुए हैं उन सब की रचनाएं भी दी हुई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसको याद करने में या समझने में आप लोग को कोई कठिनाई होगी। आप लोग जब इसे अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। देखिए सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, और जो चिंतामणि जी हैं तो चिंतामणि ने 2 पुस्तकें लिखी है सर्वांग निरूपक ग्रंथ में, कविकुल कल्पतरु और काव्य विवेक। ठीक है, और कुलपति की रचना रस रहस्य है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। कुलपति का है रस रहस्य, देव का है शब्द रसायन, सूरत मिश्र का है काव्य सिद्धांत, और श्रीपति ने काव्य सरोज लिखा है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय लिखा है। ठीक है, सोमनाथ की ग्रंथ का क्या नाम है, रस पीयूष निधि, और जगत सिंह की जगत सिंह, इनका पूरा नाम जगत सिंह है, तो इनकी रचना का नाम है साहित्य सुधा निधि। ठीक है, ग्वाल कवि ने साहित्यानंद लिखा है और जनराज ने कविता रस विनोद लिखा है। तो जितने भी आचार्य हैं, कवि हैं, जितनी इनकी रचनाएं हैं, सबके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप लोग इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियो को आप लोग देखिए, तब तक जब तक आपके समझ में ना आए। आप लोग भी इसको, ऐसे जरूरी नहीं है कि जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो आप हूबहू रट लें। अगर इससे इजी आपके समझ में आए, आप कुछ कनेक्ट कर सकते हैं याद करने के लिए, तो आप खुद इसको याद कर सकते हैं ट्रिक बना करके। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बना सकती हूँ। ठीक है, मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक अगर मैंने बना दिया, ठीक, अब यहाँ से सेनापति का से ले लो, इनका काव्य, ठीक है, काव्य ले लो, मतलब शॉर्ट में एकदम से चिंतामणि का ची हो गया, कुलपति का कु हो गया। तो ट्रिक बनाना कठिन नहीं है, लेकिन चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए। क्या होगा, शॉर्ट में मैंने बता दिया, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको बताऊंगी, तब तो आपके समझ में आएगा कि हाँ इस कवि का मतलब इनका नाम है ये, पूरा इनकी रचना है ये। लेकिन बाद में क्या होगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने पूरा नाम लिया है इस ट्रिक के माध्यम से। आप लोग थोड़ा मतलब सोचिएगा आंख बंद करके कि एक बगीचे में है और बगीचे में इतने सारे लोग हैं, एक वृक्ष है उसके नीचे, और सभी के पास एक एक पुस्तकें हैं। ठीक है, तो जितना भी मैंने बताया है आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये सोचें कि एक बार सिर्फ पढ़ लेने से मुझे याद हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब तक आप 2-3 बार, कहते हैं ना, बार बार जिस चीज़ का अभ्यास किया जाए वो आपको कभी नहीं भूलता है। तो आप लोग इसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए। और देखिए कितनी गर्मी हो रही है, बहुत भयानक गर्मी है, तो थोड़ा सा लोगों को शेयर करिए। और मेरी मेहनत को देख करके जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें। अब कल की क्लास में हम लोग एक नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।